Hello learners, this is Yash and welcome back to SSCT Point. So what we have to do in today's session? Today's session is a session of bare infinitives. Why? Because we weren't able to complete bare infinitives in the last session because we were about to complete infinitives in the last session but we could not complete bare infinitives. तो आज के सेशन में we are going to learn about bare infinitives and वो क्या होते हैं बहुत easy है और आज का सेशन इतना लंबा नहीं होगा as the previous one. Okay. So bare infinitives would be the last concept in the infinitives only and उसके बाद we are going to begin with gerunds है ना which is a part of non finite verbs है ना चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस देखो बेयर इन्फिनिटिव्स बहुत ही आसान है ये इन्फिनिटिव्स की तरह ही है बट कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हैं वो ही पढ़ने हैं ठीक है कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हैं जो बेयर इन्फिनिटिव्स को ही इन्वॉल्व करते हैं इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो वो पढ़ने हैं और बहुत सिंपल कंसेप्ट है लाइक इन्फिनिटिव्स ओनली तो बेयर इन्फिनिटिव्स क्या होता है बेयर का मतलब क्या होता है आई होप दैट यू नो ठीक है जैसे बेयर फुट होता है तो बेयर इन्फिनिटिव्स या इसको प्लेन इन्फिनिटिव भी बोला जाता है या डायरेक्ट इन्फिनिटिव भी बोला जाता है ये वो इन्फिनिटिव होता है जिसमें वो काम तो इन्फिनिटिव का करता है इन्फिनिटिव वर्ब का करता है लेकिन उसमें preposition टू नहीं होता या ये मान लीजिए वो इनविजिबल होता है एक्चुअली में होता है बिकॉज इन्फिनिटिव जो होता है वर्ब के साथ मतलब preposition टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो ही इन्फिनिटिव होता है वही जो कंस्ट्रक्शन है ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है वही इन्फिनिटिव है तो टू का होना बहुत जरूरी है और बेयर इन्फिनिटिव में अगर वर्ब होती ठीक है मतलब बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है इन्फिनिटिव होता है लेकिन विदाउट टू बट जो इन्फिनिटिव होता है वो विदाउट टू कैसे आ सकता है बिकॉज फॉर्मेट तो वही है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना फॉर्मेट तो वही है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये क्या होता है इन्फिनिटिव का ये क्या है कंस्ट्रक्शन है तो अगर बेयर इन्फिनिटिव है उसके अंदर टू नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गई है ना ओनली टू हट गया तो इसको बेस फॉर्म बोल दो बेयर इन्फिनिटिव बोलने की क्या जरूरत है एक्चुअली में ये बेयर इन्फिनिटिव में टू होता तो है लेकिन ये क्या होता है इनविजिबल होता है ठीक है तो आई होप बेयर इन्फिनिटिव आप समझ गए होगे बेयर इन्फिनिटिव इज एन इन्फिनिटिव ओनली विच इज अ पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब दे एक्ट एज लाइक इन्फिनिटिव्स ओनली बट उसमें जो preposition टू होता है ठीक है वो इनविजिबल होता है वो एक्चुअली में काम उतना वैसे ही करता है जैसे इन्फिनिटिव करता है लेकिन एक्चुअली में वो टू जो होता है इनविजिबल होता है वो दिखता नहीं है लेकिन काम वैसे ही करता है जैसे कि बाकी इन्फिनिटिव्स करते हैं ठीक है दीज आर दी इनफाइनाइट्स ठीक है विच आर इन सॉरी इन्फिनिटिव्स विच आर यूज्ड विदाउट इट्स टू यानी कि टू नहीं होता है काम करता है वैसे ही लेकिन वो इनविजिबल होता है एक्चुअली में होता है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता ये मान के चल लो दिस टाइप ऑफ इन्फिनिटिव्स इज यूज्ड ओनली इन वर्बल फंक्शन का मतलब क्या हो गया जो स्पोकन होता है रिटर्न नहीं होता है बट इसको भूल जाइए आपको बस ये ध्यान रखना है कंसेप्ट बिकॉज इट वुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन ठीक है सो इट इज आल्सो नोन एज इसे जीरो इन्फिनिटिव भी बोला जाता है ठीक है देखो इसके कितने रिलेटेबल क्या है नाम है बेयर इन्फिनिटिव मतलब कुछ नहीं जीरो इन्फिनिटिव मतलब कुछ नहीं है ना प्लेन इन्फिनिटिव सिंपल है ना तो बेयर इन्फिनिटिव आप समझ गए होगे ये काम इन्फिनिटिव की ही तरह करते हैं और इसमें टू दिखता नहीं है बट होता है ठीक है जब लिखते हैं तो टू को हम क्या कर देते हैं एलिमिनेट कर देते हैं बट एक्चुअली में वहां पे टू प्रेजेंट होता है बिकॉज ये काम वैसे ही करते हैं जैसे कि हमने लास्ट सेशन में इन्फिनिटिव्स को पढ़ा था अब इसके यूजेस देख लेते हैं बहुत ही सिंपल है पहला यूज दिस इन्फिनिटिव में बी यूज इन द फॉलोइंग आपको मॉडल वर्ब्स पता है ना मॉडल वर्ब्स क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है कभी भी कोई भी आप सेंटेंस नहीं देख पाओगे पूरे करियर में अपनी लाइफ में कि जहां पे मॉडल वर्ब के एग्जैक्टली बाद इन्फिनिटिव होगा विद टू वहां पे इन्फिनिटिव होता है लेकिन टू नहीं होता उसके साथ इट इज एलिमिनेटेड ठीक है या इनविजिबल मान लो जैसे कोई भी दे दो ही कैन स्पीक इंग्लिश अब यहाँ पे कैन है हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद स्पीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपको पता है कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है तो ये एक्चुअली में होता है इन्फिनिटिव ही है लेकिन इसमें टू नहीं होता है ठीक है तो मॉडल वर्ब के बाद एग्जैक्टली बाद जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें टू होता है पर दिखता नहीं है ये मान के चलो और उसे बेयर इन्फिनिटिव बोला जाता है सो इट मे रेन टुडे इसका मतलब क्या हो गया शायद आज बारिश हो सकती है तो मे के एग्जैक्टली बाद रेन आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया टू रेन नहीं आया है जैसे आई विल टू मीट यू गलत हो गया ऐसे कभी नहीं बन सकता है ये फॉन्ट बहुत छोटे हैं बट आई होप आपको दिख रहे होंगे है ना उसके बाद है आई विल मीट यू होगा सिंपल ठीक है और कुछ मॉडल वर्ब्स एक ही मॉडल वर्ब कुछ नहीं एक मॉडल वर्ब ऐसी होती है जिसके एग्जैक्टली बाद टू होता है लेकिन वो उसी का पार्ट होता है वो बेयर इन्फिनिटिव का पार्ट नहीं होता है ऑट टू है ना ऑट मैंने आपको मॉडल वर्ब्स में पढ़ा रखा है और यूज टू भी होता है लेकिन वो मार्जिनल मॉडल वर्ब है जो ऑट होता है उसके एग्जैक्टली बाद टू आता है और उसका फॉर्मेशन भी ऐसे ही होता है इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो वहां पे ऑट के बाद टू आता है बट वो बेयर इन्फिनिटिव का पार्ट नहीं होता है यही बताया है हुआ है यहाँ पे जैसे वी ऑट टू रेस्पेक्ट द नेशन ठीक है जैसे ये रहा वी ऑट टू रेस्पेक्ट अवर नेशन
तो ought के बाद to आता है, ठीक है? लेकिन ये इसी का पार्ट होता है, इसी ought का पार्ट होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो मॉडर्न वर्ब में एक्सेप्ट ought में आप इन्फिनेटिव विद टू नहीं लगाओगे, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई होप मैं जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रहा हूँ, और ये फॉन्ट मुझे ऐसा लग रहा है सामने की बहुत छोटे हैं, बट आई होप यू आर एबल टू सी देम इजीली। अब बी कहता है, बी क्या कहता है, मार्जिनल मॉडल वर्ब। मार्जिनल मॉडल वर्ब कौन सी होती है, नीड, डेयर, यूज टू। ये तीन मॉडल वर्ब्स होती है जो मार्जिनल मॉडल वर्ब्स होती है, और इसमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है, ठीक है? नीड के बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा, डेयर के बाद होगा और यूज टू के बाद होगा। लेकिन ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी काम करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मार्जिनल मॉडल वर्ब्स। समटाइम्स दे एक्ट एज अ प्रिंसिपल वर्ब आल्सो, तो वहां पे टू लगा सकते हो, लेकिन वो बेयर इन्फिनेटिव का टू नहीं होता है। जैसे आपको पता ही है, जो डेयर होता है और नीड होता है वो बेयर इन्फिनेटिव के साथ यूज होगा जब मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में डेयर और नीड नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। जैसे यू डेयर नॉट स्पीक केयरलेसली, यहाँ पे डेयर मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है, और जब ये मॉडल वर्ब की तरह काम करता है तो यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है विदाउट टू, ठीक है? नीड आई बी विद यू, क्या मुझे तुम्हारे साथ रहने की जरूरत है, या क्या मुझे तुम्हारे साथ होने की जरूरत है ना? तो इस तरीके से आप लगा यूज कर सकते हो डेयर और नीड को, ठीक है? और ये बोला जा रहा है कि जब डेयर और नीड किसकी तरह काम करता है, प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करता है, तो वहां पे आप टू लगा सकते हो। जैसे वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन, तो यहाँ पे नीड के साथ टू आ गया है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया है जो कि है एक इन्फिनेटिव, लेकिन ये बेयर इन्फिनेटिव नहीं है, क्योंकि जब नीड और डेयर किसकी तरह काम करते हैं, प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं, तो वहां पे प्रपोजिशन टू लगा सकते हो। आई डोंट डेयर टू स्लीप अलोन टुनाइट, भाई मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे में जोखिम उठाने की इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई मैं अकेले रात को सो सकूं, है ना? उसके बाद ये क्या कहता है, हाँ, यूज, आपको पता है एक ऐसी मार्जिनल मॉडल वर्ब है वो जो कभी भी टू के बिना आ ही नहीं सकती, उसका मतलब अलग बन जाएगा अगर यूज विदाउट प्रपोजिशन टू होगी। तो यूज टू एक ऐसी मार्जिनल मॉडल वर्ब है जो केवल और केवल किसके साथ यूज होगी, प्रपोजिशन टू के साथ यूज होगी। जैसे आई यूज टू प्ले वॉलीबॉल एट कॉलेज, मैं जो है वॉलीबॉल खेला करता था कॉलेज में, ठीक है? डिड यू यूज टू स्टडी इन लाइब्रेरी, क्या तुम लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे, ठीक है? तो यूज टू क्या है, एक ऐसा मार्जिनल मॉडल वर्ब है जो हमेशा और हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर सी, यानी कि यूज नंबर सी क्या कहता है, टू मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विद, हाँ ये देखो आपके काम की बात है, ये स्पीकिंग में भी बहुत यूज होता है, व्हाई, ठीक है? व्हाई के एग्जैक्टली बात कभी भी और कभी भी आप जो है किसका यूज नहीं करोगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे। व्हाई के बाद अगर सेंटेंस को कैरी करना है तो आपको हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है, यानी कि विदाउट टू प्लस वर्ब। जैसे, और वाई प्लस जीरो इन्फिनेटिव यानी कि बेयर इन्फिनेटिव क्यों यूज होता है, सजेशन के लिए, ठीक है? सजेशन के लिए, किस चीज के सजेशन के लिए, कि जो भी बात हो रही है पॉइंटलेस है या स्टूपिड है करने के लिए। जैसे वाई वेस्ट योर पेनी ऑन ओल्ड एडिशन, कि भाई क्यों अपने पैसे वेस्ट करने पुराने एडिशन पे, है ना? तो पॉइंटलेस चीज को इंडिकेट करता है वाई, और उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है? वाई के एग्जैक्टली बाद कभी भी आप टू प्लस इन्फिनेटिव मत लगाओ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत लगाओ। वाई वरी अबाउट रिजल्ट, रिजल्ट की क्या चिंता करना, इस तरीके से बंदा ना बोलते हैं ना अपनी लाइफ में, तो ये जो है स्पीकिंग में भी बहुत यूज होता है। और वाई के साथ अगर नॉट लगा दे तो तब भी बेयर इन्फिनेटिव या प्लेन इन्फिनेटिव यूज होगा, और वहां पे हम कब लगाते हैं, सलाह देने के लिए, ठीक है? वाई के साथ नॉट लगाते हो तो, जैसे वाई नॉट विजिट अवर रिलेटिव्स, कि भाई अपने रिलेटिव्स, हमारे रिलेटिव्स के क्यों नहीं विजिट करते हैं, इस तरीके से बोलते हैं ना, कि भाई तुम जो है इतने बढ़िया बॉडी बिल्डर हो, तुम मॉडलिंग ट्राई क्यों नहीं करते हो, इस तरीके से बोलते हैं ना, यानी कि सलाह देना, है ना? और नेगेटिवनेस को भी डाल देना। तो व्हाई नॉट इस तरीके से यूज होता है, स्पीकिंग में बहुत यूज होता है विद अ बेयर इन्फिनेटिव। तो देख लो व्हाई के बाद कभी भी आपको है ना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दिखेगा इमीडिएटली बाद। व्हाई नॉट गो ऑन समर वेकेशन, व्हाई नॉट गो ऑन समर वेकेशन, कि भाई क्यों ना हम वहां पे चलते हैं, समर वेकेशन पे चलते हैं, है ना? इस तरीके से यूज होता है ना डेली लाइफ में। चलिए, अब है पॉइंट नंबर डी, यानी कि यूज नंबर डी, इन मेकिंग क्वेश्चंस, जब आप क्वेश्चंस बनाते हो डब्ल्यूएच फैमिली को लेके क्वेश्चंस बनाते हो, ठीक है? उसमें आप कभी भी और कभी भी बेयर इन्फिनेटिव के अलावा मतलब कोई और इन्फिनेटिव विद टू यूज नहीं करोगे, यानी क्वेश्चन बनाने में भी, ठीक है? ये जितनी भी डब्ल्यूएच फैमिली का यूज होता है इसके एग्जैक्टली बार बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होगा। व्हाट शैल वी डू, व्हाट शैल वी डू, व्हाट शैल वी डू, इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करें, है ना? हाउ शुड आई स्पीक, मुझे कैसे बात करनी चाहिए या मुझे कैसे बोलना चाहिए,
है ना? तो जब क्वेश्चन बनाते हो डब्ल्यूएच फैमिली का यूज़ करके, तो उसके बाद आप क्या करोगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लो, उसके बाद जो भी प्रिंसिपल वर्ब का यूज़ करोगे, वो विदाउट टू यूज़ करोगे, यानी कि बेयर इंफ्निटिव का यूज़ करोगे। ठीक है? जैसे अगर मैं इन वर्ड्स के बाद क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, इन डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स के बाद क्वेश्चन बना रहा हूँ और मैं बेयर इंफ्निटिव का यूज़ ना करके टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करता हूँ, तो गलत हो जाता है। कहते हैं ना व्हाट टू डू, वो गलत होता है। ठीक है? कोई आपने सुना होगा स्पीकिंग में, इफ समबडी सेज व्हाट टू डू, ए व्हाट टू डू ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू वेयर टू गो, इस तरीके से बोलते हैं ना, गलत होता है। व्हाई? बिकॉज़ डब्ल्यूएच फैमिली के इमीडिएट बाद व्हेन यू आर मेकिंग अ क्वेश्चन, आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते, बीच में एक वर्ब होनी ज़रूरी है। ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ व्हाट टू डू, यू शुड हैव टोल्ड व्हाट शैल वी डू, है ना? व्हाट टू स्पीक गलत हो गया, इसके अलावा ये बिल्कुल सही है। हाउ शुड आई स्पीक, हाउ टू स्पीक, हाउ शुड आई स्पीक, इस तरीके से बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है छोटी-छोटी बातें, काम की बातें। ठीक है? तो बेयर इन्फ्निटिव का बहुत ही अच्छा रोल है इन ग्रामर। स्पीकिंग में भी यूज़ होता है एंड रिटन में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद द फॉलोइंग बेयर इन्फ्निटिव यूज्ड, मतलब ये कुछ फ्रेजेज़ हैं। ठीक है? आपने देखे होंगे अगर आप पढ़ते आ रहे हो इंग्लिश को बहुत टाइम से, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, तो आपने देखे होंगे क्वेश्चंस में ये फॉर्मेट आता है, हैड बेटर, वुड रादर, इस तरीके से। तो इनके इमीडिएटली बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो बेयर इंफ्निटिव के फॉर्म में आती है, यानी कि टू नहीं होता है उसके अंदर। तो बेटर होता है, ठीक है, हैड बेटर, हैड रादर, ये कुछ ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। वुड रादर, सूनर देन, और रादर देन, और हैड सूनर, कैन नॉट बट, अच्छा ये कैन नॉट बट एक साथ है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, कैन नॉट बट एक साथ है। नीड हार्डली, ठीक है, और ये रादर देन भी एक साथ है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। ठीक है, नीड हार्डली, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके इमीडिएटली बाद अगर आप वर्ब का यूज़ करोगे तो बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में यूज़ करोगे। जैसे आई वुड रादर डाई देन क्राwl, मैं गिड़गिड़ाने से बेहतर मरना पसंद करूँगा। तो वुड रादर के बाद क्या आई, वर्ब आई डाई, तो ये विदाउट टू आई, यानी कि बेयर इंफिनिटिव के फॉर्म में आई। बेटर गेट सम टी, बेटर गेट सम टी, ठीक है, कहते हैं ना कि भाई वो करने से बढ़िया ये कर लो, इस तरीके से कहते हैं ना। तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, बेटर गेट सम टी, यानी कि बेटर के बाद जो गेट आया है वो विदाउट टू आया है। तो इन सारे फ्रेजेस के बाद आप बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हो। ठीक है, अगर मैं लिखता बेटर टू गेट सम टी, गलत हो जाता। तो देख लो कितना रोल है बेयर इन्फिनिटिव का आपके जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 पे। विद द कंजंक्शंस एंड, और, देन, एज, देखो ये चार कंजंक्शंस होती है, एंड, और, देन, एज। आई आई नो कि आपको इनकी हिंदी पता है, बिकॉज़ दे आर वेरी कॉमन वन। ठीक है, कॉमन वंस। अब अगर इन कंजंक्शन से पहले कोई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी कि इन्फिनिटिव आता है, बेयर इन्फिनिटिव नहीं आता, तो उसके बाद ये आ जाते हैं। उनकी इमीडिएटली बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में आएगी। जैसे शी वुड रादर इम्प्रूव देन रूइन हर करियर, ठीक है? अब यहाँ पे देन आ गया है, ठीक है? अब आपको क्या देखना है, अगर आपके एरर के फॉर्म में आते हैं, आपको देखना है देन आ गया, तो देन से पहले आपको देखना है कोई वर्ब आई है तो। वर्ब आई है इम्प्रूव। इम्प्रूव से पहले अगर कोई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है यहाँ पे, तो वुड रादर के बाद भी ऐसे ही होता है। ये तो बहुत ही कॉमन बन गया, सिंपल बन गया। आपको पता है वुड रादर के बाद भी अगर कोई वर्ब आती है, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है, तो वो विदाउट टू आएगी, ठीक है? तो देन के बाद अगर बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ है, तो उसके बाद भी बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ होगा। वहाँ पे रुइन है, टू रुइन नहीं है, ठीक है? और एक कांसेप्ट और ध्यान रखना, एक बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर इनसे पहले, इन चारों कंजंक्शन से पहले बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ होता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब टू नहीं होता है वर्ब के साथ, तो आगे भी बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ होगा। ठीक है? जैसे यहाँ पे इम्प्रूव है, टू इम्प्रूव नहीं है, तो आगे भी रुइन होगा, टू रुइन नहीं होगा। ठीक है? इसका मतलब क्या होगा सेंटेंस का, कि भई वो अपने आप को इम्प्रूव करना ज़्यादा बेहतर समझेगी, अपने करियर को बर्बाद करने के बजाय। डू यू वांट टू वेट और लीव? अब देखो यहाँ पे और आ गया है। तो आपको अगर एरर दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ कन्जंक्शंस याद करनी है 4। आपको ध्यान रखना है कि जैसे और आ गया है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि और से पहले अगर कोई वर्ब आ रही है, किसकी फॉर्म में? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि टू वेट है। तो अब आगे जो वर्ब आएगी वो बेयर इन्फिनिटिव में आएगी, कि बेशक यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है? तो ये चारों कन्जंक्शंस है, एंड, और, देन, एज। इनसे पहले बेशक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या बेयर इन्फिनिटिव हो। इनके बाद कोई वर्ब आती है तो वो केवल और केवल बेयर इन्फिनिटिव में होगी, विदाउट टू होगी। ठीक है? जैसे देखो, और से पहले टू वेट था, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टू लीव कर दोगे, नहीं, बेयर इन्फिनिटिव ही आएगा विदाउट टू, क्योंकि वहाँ पे ये रूल है। शी जस्ट आस्क्ड टू मीट मी एंड शेयर हर ग्रीव्स। वो बस मिलना चाहती थी। उसने बस मुझसे मिलने के लिए पूछा, और क्या चाहती थी वो? हाँ, अपने
ग्रीव्स, अपनी कंप्लेंट्स, अपनी दुख शेयर करना चाहती थी। तो यहाँ पे एंड से पहले टू मीट है, लेकिन आगे शेयर ही लगेगा, टू शेयर नहीं लगेगा। ठीक है, वाई? बिकॉज़ इट इज़ अ रूल। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यूज़ नंबर जी, द बेयर इन्फिनेटिव फॉल फ्लाई अच्छा ये वर्ब्स है, ठीक है? देखो, कुछ वर्ब्स हैं आपके सामने, फॉल पता होगा, फ्लाई पता है, गो एंड पास एटसेटरा। अभी के लिए ध्यान रखो 4। 4 वर्ब्स, अगर ये 4 वर्ब्स आपको लेट के साथ आती है, लेट के साथ आती है, लेट लेट का मतलब पता है ना, मुझे करने दो, मुझे जाने दो, नहाने दो, इस तरीके से। तो अगर ये चारों वर्ब, ठीक है, किसके साथ आती है? लेट के साथ आती है, तो वो बेयर इन्फिनेटिव में आएगी। किसमें आएगी? विदाउट टू आएगी। जैसे द पुलिस लेट गो द इनोसेंट वन। पुलिस ने लेट गो कर दिया। लेट गो का मतलब जाने दिया। ठीक है? लेट के बाद कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है। ठीक है? सो लेट गो। अब गो क्यों आया? क्योंकि गो इसी वर्ब में से है। गो अगर लेट के साथ आएगा तो सिंपल फॉर्म में आएगा, बेयर इन्फिनेटिव में आएगा, विदाउट टू आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता लेट टू गो, गलत हो जाता। पुलिस ने जो निर्दोष था उसको जाने दिया। शी लेट स्लिप द लास्ट अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्या हो गया? उसने जो लास्ट अपॉर्चुनिटी है उसको जाने दिया, स्लिप होने दी अपने हाथ से। लास्ट अपॉर्चुनिटी भी उसने खो दी। फादर लेट पास द सॉल्ट टू द गेस्ट। पापा ने जो सॉल्ट है वो पास होने दिया, किसको? गेस्ट को। ठीक है? तो लेट के बाद अगर ये वर्ब्स आती है तो बेयर इन्फिनेटिव की फॉर्म में आएगी। अब आपके सामने ये कुछ वर्ब्स हैं, ठीक है? अब इनको देख के ना आपको एक चीज़ कॉमन लगेगी कि इसमें एक्शंस नहीं है, ठीक है? ये सारी वर्ब्स आप देखो, आपको इनको देख के एक चीज़ इनमें कॉमन लगेगी कि इनमें एक्शंस नहीं है। दे आर नॉट डायनामिक, दे आर परसेप्टिव वर्ब्स। लाइक वर्ब्स व्हिच आर बेस्ड ऑन परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या हो गया? लाइक जिसको आप सेंस करते हो, फील करते हो, ठीक है? सी देखना होता है, कोई एक्शन होता है? नहीं। हियर क्या होता है? सुनना, कोई एक्शन होता है? नहीं। वॉच देखना, अगेन फील, कोई एक्शन नहीं होता। नोटिस, ऑब्जर्व, ये सारी वो वर्ब्स हैं जिसमें आपको एक्शन नहीं मिलेगा और इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। किसका यूज होता है? बेयर इन्फिनेटिव का, प्लेन इन्फिनेटिव का। जैसे आई सो अ सॉरी आई सॉ अ ब्लाइंड मैन क्रॉस द ब्रिज। अब यहाँ पे सॉ है, ठीक है? सॉ किस में से आई है? सी की फॉर्म है, ठीक है? अब सॉ के बाद अगर कोई क्या आएगी? वर्ब आएगी तो वो बेयर इन्फिनेटिव के फॉर्म में होगी, यानी कि टू के बिना आएगी। तो यहाँ पे देख लो, क्रॉस एक दूसरी वर्ब है, ये पहली वर्ब है, ठीक है? और ये सी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन आती है, उनके बाद सेंटेंस के अंदर कोई दूसरी वर्ब आती है, तो वो बेयर इन्फिनेटिव में होगी, यानी कि वर्ब के साथ टू नहीं पाया जाएगा, होना नहीं चाहिए। ठीक है? आई सॉ अ ब्लाइंड मैन क्रॉस द ब्रिज, इसका मतलब क्या हो गया? मैंने एक अंधे आदमी को देखा ब्रिज क्रॉस करते हुए। उसके बाद है फ्रेड नोटिस्ड द रेनबो अपीयर इन द स्काई, इसका मतलब क्या हो गया? फ्रेड ने नोटिस किया, कोई एक्शन नहीं था उसमें, उसने नोटिस करा कि जो रेनबो है वो अपीयर हो रहा है स्काई के अंदर। ठीक है? यहाँ पे आईएनजी फॉर्म भी लग जाता है, ठीक है? अपीयरिंग भी सही रहता, लेकिन ये भी सही है, प्लस टू नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना, टू नहीं आएगा। द टीचर ऑब्जर्व्ड द बैक बेंचर स्माइल ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है? जो टीचर है उसने क्या ऑब्जर्व करा कि जो बैक बेंचर्स हैं वो स्माइल कर रहे थे उसके इंपॉर्टेंट लेक्चर के दौरान। शी हर्ड द मैन टॉक अबाउट हर आईब्रोज। ठीक है? उसने अच्छा, उसने एक इंसान को सुना, ठीक है? एक आदमी को सुना जो उसके किसके? इसकी आईब्रोज के बारे में क्या कर रहा था? बात कर रहा था। ठीक है? तो ये सारी वो वर्ब्स है जिनको वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस बोला जाता है। दे डू नॉट इंडिकेट एनी एक्शन, सो दैट इज़ व्हाई दे डू नॉट शो एनी एक्शन, दे आर नॉट डायनामिक। ठीक है? तो इनके बाद अगर कोई दूसरी वर्ब आती है तो वो किस फॉर्म में होगी? बेयर इन्फिनेटिव के फॉर्म में होगी। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है? अब है आपका यूज नंबर एच। वेयर इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड विद द फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आपको पता है क्या होती है? फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स आर रिपीटेडली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है? बार-बार आती है फ्रेजल वर्ब एग्जाम के अंदर, बिकॉज़ दे आर वेरी कॉमन एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन स्पीकिंग। तो फ्रेजल वर्ब को इग्नोर मत करना इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर और गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, एनी एग्जामिनेशन। फ्रेजल वर्ब्स आर ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। जैसे जैसे एट लुक एट तो बहुत सिंपल है। लुक इनटू, है ना? और लुक ओवर भी होती है। तो ये कुछ फ्रेज़ल वर्ब्स हैं, ठीक है? सारी ही करना बस की तो नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है एंड कोई सारी करने वाला मूर्ख ही होगा। कुछ कॉमन है, ठीक है? जो रिपीटेडली आती रहती है एग्ज़ाम के अंदर, वो आपको पढ़नी ज़रूरी है। वो मैं करा दूँगा आगे के सेशन में फॉर दी एसएससी एग्ज़ामिनेशन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? आई लुक्ड एट द अच्छा फ्रेज़ल वर्ब के बाद आप क्या यूज़ करोगे? बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करोगे। जैसे अब देखो यहाँ पे लुक्ड एट है, ये एक तरह का फ्रेज़ल वर्ब है। अब इसके बाद
कोई वर्ब आएगी तो वो किस फॉर्म में आएगी, वो आएगी अपनी बेयर इंफ्initive के फॉर्म में। आई लुक्ड एट द रॉबर पॉइंट हिज गन एट द बैंक कैशियर। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मैंने देखा एक रॉबर की तरफ जो अपनी गन को, बंदूक को पॉइंट करे हुआ था बैंक कैशियर के ऊपर। मतलब मैंने देखा एक रॉबर को, चोर को, जो बैंक में था और उसका जो बंदूक थी उसका पॉइंट था उसके बैंक कैशियर के ऊपर था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लुक एट एक तरह का क्या है, फ्रेजल वर्ब है, इसके बाद कोई वर्ब आती है तो बेयर इंफ्initive में आएगी। जैसे एक और देख लेते हैं एग्जांपल, द स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंगली लिसन टू द प्रोफेसर डिलीवर अ मोटिवेशनल स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, लिसनड टू, ये होता है, ये हो गया एक तरह का फ्रेजल वर्ब। इसके बाद में जो दूसरी वर्ब आई है वो विदाउट टू आई है ना। तो फ्रेजल वर्ब के बाद भी जैसे वर्ड्स ऑफ परसेप्शन था, कोई दूसरी वर्ब आती है तो विदाउट टू आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने इंटरेस्टिंगली, बहुत ध्यान से प्रोफेसर के मोटिवेशनल स्पीच वो दे रहा था उसके, उसको सुना। चलिए नेक्स्ट, आई क्या कहता है, जीरो इन्फिनिटिव इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ब्स। ठीक है, ये कुछ वर्ब्स हैं, इनके बाद भी आप जीरो इन्फिनिटिव का यूज करोगे। जीरो इन्फिनिटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, जैसे वही है, फाइंड हो गया, नो हो गया, हेल्प हो गया, बिहोल्ड हो गया। ठीक है, ये सारी क्या है, वो वर्ब्स हैं जो एक्शन शो नहीं करती हैं, दे शो सम परसेप्शन। ठीक है, फादर हैज नेवर नोन मी स्मोक। पापा को कभी नहीं पता कि भाई स्मोक के बारे में, मेरे स्मोक के बारे में, या मैंने स्मोक करी है या करता हूँ, जो भी है। ठीक है, आई फाउंड द शॉपकीपर यूज स्प्यूरियस वेट्स। ठीक है, मैंने देखा, मैंने मतलब पकड़ा, या मैंने ढूंढा कि जो शॉपकीपर है, ठीक है, वो स्प्यूरियस वेट्स को यूज करता है। स्प्यूरियस मतलब नकली। ठीक है, नकली, काउंटरफीट नोट्स वेट्स को यूज करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे फाउंड आ गई, तो फाउंड क्या है, इसकी सेकंड फॉर्म है, तो इसके बाद जो है दूसरी वर्ब क्या यूज है, विदाउट टू। शी बिहेल्ड मी रेड हर, सॉरी रेड नहीं है वो, रीड होगा, है ना। शी बिहेल्ड मी रीड हर डायरी। इसका मतलब क्या होगा, बिहेल्ड, बिहोल्ड का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। उसने मेरे को मदद की, ठीक है, रीड करने में। यहाँ पे टू रीड नहीं है, रीड है, यानी कि इन सब वर्ब्स के बाद क्या आता है, बेयर इंडेड का यूज होता है। उसने मेरी मदद की डायरी को, उसकी डायरी को पढ़ने में। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ जाते हैं, एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द यूज ऑफ बेयर इंफिनिटिव। इसके बाद टोटल इंफिनिटिव्स वुड बी ओवर। चलो, जे, व्हेन द फॉलोइंग वर्ब्स आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस। अब देखो, ये मैंने आपको बताया, आपके सामने वर्ब्स हैं। ठीक है, दीज आर दी वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस। ठीक है, एक बार इनको ध्यान से देख लो, बिकॉज़ दे आर रिपीटेडली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, यही है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, कॉमन परसेप्शन की वर्ब्स हैं, और ये एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये जितनी वर्ब्स है ना, ये अगर आप एक्टिव वॉइस में यूज करोगे, सिंपल सेंटेंसेस में यूज करोगे, तो वहां पे इनके साथ कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, हमेशा बेयर एंड का यूज होता है। लेकिन इफ दे आर आस्क्ड, इफ दे आर इन्वॉल्वड इन दी पैसिव वॉइस, ठीक है, अगर ये पैसिव वॉइस में आती है, तो उस केस में आप बेयर इंफिनिटिव का यूज ना करके टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज अ पैसिव वॉइस, तो प्लीज फॉरगेट इट, अभी नहीं बता पाऊंगा। बट आपको अगर पता है पैसिव वॉइस क्या है, तभी इस रूल को अभी देखो, वरना जब पैसिव वॉइस आप, अगर आपको पता है तो देख लो, और आपको नहीं पता है तो पैसिव वॉइस पहले पढ़ लो कहीं से भी, या मेरे लेक्चर का वेट करो, या बाद में देख लेना, है ना। पैसिव वॉइस आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में ये वर्ब्स बेयर फॉर्म में नहीं आती हैं। बेयर फॉर्म मतलब इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो टू के साथ आएगी। ठीक है, जैसे नोएला वाज मेड टू डांस। अब रुक जाओ, पहले मैंने आपको क्या बताया था, हाँ, नो ले लेते हैं पहले। ठीक है, लास्ट वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था नो के बाद, ठीक है, नो की जितनी फॉर्म होती है उसके बाद कोई वर्ब आती है तो विदाउट टू आती है, बेयर फॉर्म में आती है। लेकिन ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, ये है एक्टिव वॉइस। लेकिन यही नो अगर मैं आपको पैसिव में दिखाऊं ना, पैसिव सेंटेंस में, तो इस नो के बाद क्या आ गया, टू आ गया, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये जितनी भी, अच्छा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, इनके बाद क्या आ गया, टू आ गया, टू के बाद तो मी है। तो ये वर्ब पैसिव में जब चली जाती है ना, सारी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन पैसिव में चली जाती है, उनके इमीडिएटली बाद टू आता है। मेरे कहने का मतलब ये है, फील, ऑब्जर्व, हियर, बिड, नो, सी, मेक, वॉच, नोटिस, प्लीज। ठीक है, नोएला वॉज मेड टू डांस। अब ये देख लेते हैं, भाई नोएला वॉज मेड टू डांस का मतलब क्या हो गया, नोएला को डांस कराया गया। ठीक है, तो मेक क्या है, इसी में से आती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू डांस। ठीक है, यानी कि बेयर इंफिनिटिव का यूज नहीं होगा पैसिव वॉइस में। हर हार्ट वाज फेल्ट टू थ्रॉब। थ्रॉब का मतलब पता ना, दुब दुब दुब। ठीक है, तो मतलब पाउंड कर रहा था एक तरीके से। ठीक है, वाज फेल्ट, पाउंड क्या किया, मतलब उसके हार्ट को फील किया गया, फील, है ना। तो फेल्ट क्या है, फील की हो गई आपकी सेकंड फॉर्म, है ना, फील की हो गई आपकी सेकंड फॉर्म। तो फेल्ट के बाद क्या आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जॉर्ज वाज बिडन टू क्लाइंब द
ट्री। यहाँ पे बिडन का मतलब क्या होता है? बिडन का मतलब होता है एक तरीके से शर्त लगाना, है ना? तो जॉर्ज को मतलब शर्त लगाई गई, उसको बोला गया टू क्लाइंब, है ना? तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा विद द टू क्लाइंब द ट्री। अब यहाँ पे बट करके मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि लेट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद कभी भी और कभी भी ये नहीं आएगा, यानी कि ये नहीं आएगा, ठीक है? लेट के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म हमेशा, ठीक है? तो लेट चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, कभी भी उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ही वॉज लेट टू गो आउट बाय द टीचर, वो जो है जाने दिया गया अध्यापक के द्वारा, ठीक है? सेंटेंस तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे लेट के बाद टू गो है, तो ये गलत हो गया है। लेट के बाद केवल लिखो गो, है ना? यानी कि बेस फॉर्म, he was let go out by the teacher. And with this, our beer infinitives are also completed in today's session. And from the next session, we are going to we are going to learn about gerunds, है ना? Which is a part of non-finite verb. So from the next session, we are going to learn about gerunds and then participles के बारे में हम पढ़ेंगे and धीरे धीरे करके अपना verbs complete हो जाएगा. Then we will move forward to tenses and then आगे देखेंगे धीरे धीरे grammatical concept और भी जितने बच रहे हैं, है ना? Until then, what you have to do, you have to be prepared and you have to be focused all time and have fun and be careful. Bye bye, take care and sayonara.